जहाज को रोका जाएगा और अगर वो ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में गश्त बढ़ा दी है और किसी भी संदिग्ध जहाज को पकड़ने या उसका रास्ता बदलने के सख्त आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीस टॉक फेल होने के बाद ईरान को हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन दी थी। अब वो डेडलाइन सोमवार शाम 7 बजे खत्म हो चुकी है। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज की खाड़ी में दुनिया की सबसे बड़ी नेवल ब्लॉक डे कर दिया है और इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के तेल और ट्रेड जहाजों का दम घोटना है। हॉर्मुज ब्लॉक डे पर चीन भड़क उठा है। चीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगाने के ट्रंप के फैसले को लेकर अमेरिका को चिताया है। चीन ने अमेरिका को आगाह कर दिया है कि वो ईरान के साथ चीन के संबंधों में दखल ना दे। अब चीन के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि बीजिंग तेहरान के साथ अपने व्यापार और ऊर्जा संबंधी वादों को पूरा करेगा। अब उन्होंने यह भी कहा है कि चीनी जहाज इस इलाके में अपना काम जारी रखेंगे और बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि समंदर में अमेरिका की घेराबंदी विश्व युद्ध का बिगुल है। क्या अब तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? ये सवाल भी अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि देखिए जब सीज फायर हुआ और इसके बाद जब इस्लामाबाद में पीस टॉक को लेकर कदम आगे बढ़ाया गया तो माना जा रहा था कि स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जब पीस टॉक फेल हुआ इसके बाद अब वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना जगने लगी है। अब देखिए हॉर्मुज पर ट्रंप की नाकाबंदी हुई है, इससे किस कदर असर होगा और अमेरिका की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है, आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं। अब देखिए अमेरिकी नेवी ने नाकाबंदी लागू कर दी है, यानी कि जो नाकेबंदी को लेकर ऐलान किया गया था उसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में गश्ती बढ़ा दी है और किसी भी संदिग्ध जहाज को पकड़ने के सख्त आदेश वहां पर दिए गए हैं। हालांकि शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि सिर्फ ईरानी जहाजों पर ही हमले होंगे, लेकिन घेराबंदी केवल ईरानी जहाजों तक अब सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के साथ ट्रेड कर रहे देशों के जहाजों को भी यहां पर रोका जाएगा। वहां पर हमले को लेकर भी कदम हो सकता है कि आगे बढ़ा दिए जाए। तो अमेरिकी नेवी की ओर से नाकेबंदी वहां पर शुरू हो गई है। अब देखिए हॉर्मुज पर अगर स्थिति ये बनी हुई तनावपूर्ण, तो क्या वर्ल्ड वॉर की संभावना भी बनी हुई है? तो आइए समझाते। देखिए हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में टेंशन बढ़ जाएगी। कई देशों में तेल और गैस को लेकर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आएगी और ऐसे में क्या होगा, खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं उस पर संकट गहरा हो जाएगा। आप समझिए कि महंगाई बढ़ जाएगी, खाने पीने की चीजें समय पर नहीं पहुंच पाएंगी और ऐसे में ईरान के फैसले से अरब देश बेहद इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं। अब हॉर्मुज पर अमेरिका कर सकता है बड़ा हमला। ये लगातार देखिए जो यहां पर कदम अमेरिका की ओर से उठाए जा रहे हैं इसे समझा जा रहा है। अब अमेरिका का साथ दुनिया के कई देश जो है माना जा रहा है कि दे सकते हैं। रूस, चीन, ईरान को दे सकते हैं यहां पर समर्थन, लेकिन हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में टेंशन की स्थिति बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह यह है कि गैस तेल की सप्लाई अगर बाधित होती है तो इससे स्थिति गड़बड़ा सकती है, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा कई और चीजें हैं जिस पर संकट जो है सीधे तौर पर देखने को मिलने वाला और यही वजह है कि ईरान अगर पीछे नहीं हट रहा है तो अरब देशों को लेकर ईरान के इस कदम की निंदा की गई है। अब हॉर्मुज इतना अहम क्यों है, आइए वो भी जान लेते हैं। देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की तेल सप्लाई होती है, दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग ये है और यहीं से 20% हिस्सा अलग अलग देशों को जो है यहां से जाता है। अरब देशों से दुनिया को तेल निर्यात होता है। प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है और ऐसे में वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा जो है यहीं से जाता है। अब फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये तेल मार्ग जोड़ता है और इसके साथ ही ओपेक देशों से एशिया, यूरोप और अमेरिका को तेल जो है यहां से सप्लाई होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये तेल मार्ग माना जाता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, क्योंकि यहां से 20 से 25% तेल का निर्यात होता है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर यहां पर यही स्थिति रही, क्योंकि एक तरफ देखिए ईरान ये कह रहा है कि हम यहां से अगर किसी भी देश के जहाज तेल को लेकर, गैस को लेकर गुजरते हैं तो उससे हम टैक्स वसूली करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि अगर ऐसा ईरान करता है तो फिर हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और फिर हम हमला करेंगे। और अब नाकेबंदी को लेकर जो कदम यहां पर अमेरिका ने उठा लिया है, इससे कई देशों की स्थिति जो है वो खराब इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि अमेरिका ने यह साफ कहा है कि ईरान को टैक्स वसूली जो है वो रोकना होगा, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ऐसे में देखिए ईरान की ओर से जो यहां पर तल्ख तेवर दिखाया जा रहा है, इसे लेकर अरब देशों की आपत्ति जो है वो देखने को मिली है।
लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की ओर से हमला भी किया जाएगा, और इसी बीच बड़ी खबर, यूएस की नाकाबंदी पर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। यूएस की नाकाबंदी का उल्टा असर होगा, ये फैसला वैश्विक इकोनॉमी के खिलाफ होगा। ये ईरान का तल्ख तेवर लगातार देखने को मिल रहा है, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ईरान जो है किसी भी सूरत में झुकने को फिलहाल तैयार नहीं है अमेरिका के सामने। और जब पीस टॉक फेल हुई, इसके बावजूद भी ईरान जो पहले जिस स्थिति में था आज भी उसी स्थिति में है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम जो है अपने कदम से पीछे नहीं हटेंगे, और यूएस की नाकाबंदी को लेकर अल्टीमेटम दे दिया गया। ये फैसला वैश्विक इकोनॉमी के खिलाफ होगा, ये ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। यानी कि नाकेबंदी एक तरफ यूएस की तरफ से की गई है, तो दूसरी तरफ सीधे तौर पर ईरान ने चेता दिया है कि अगर हमला होता है तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। निपुण आलम बयान, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, जो अमेरिका की ओर से नाकेबंदी की गई है और अब लगातार ईरान की ओर से भी टिप्पणी सामने आ रही है कि अगर किसी भी तरीके से हमला होता है और कोई भी स्थिति खराब करने की कोशिश अमेरिका की ओर से होती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में अब आने वाले दिनों में क्या हालात बाकी देशों के लिए आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अमेरिका ने ब्लॉक किया, पहले ईरान ने ब्लॉक किया था, अब अमेरिका ने ब्लॉक किया है, तो ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन सकता है। क्योंकि अगर यही बात को कॉपी कर चीन है, रशिया है, इस प्रकार के देश वो भी अगर इस प्रकार का स्टेप लेने लगे तो निश्चित रूप से जो एक फ्री नेविगेशन है वो बाधित होगा। और बाधित होने से इम्पैक्ट ये होगा कि जो वर्ल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या सप्लाई चेन है वो सब क्या होंगी, प्रभावित होंगी। और ये कहीं ना कहीं एक विश्व के लिए एक नई तरह का व्यवस्था को कैसे हम कह सकते हैं बिगाड़ने वाला होगा, बदलने वाला होगा। और हो सकता है, मैं हमेशा बोल भी रहा हूँ बार बार, कि अगर यही एक्टिविटी चीन करने लग जाए कि हम दक्षिण चीन सागर में किसी को नहीं निकलने देंगे, और रशिया इस प्रकार के स्टेप लेना शुरू कर दे, या और भी कंट्री और भी जगह, चाहे मलक्का स्टेट की हम लोग बात करें, मलक्का स्टेट में हम अवेलेबल हैं, तो ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं टारगेट या कह सकते हैं ना एक ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा विषय मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप बने रहिए सर। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी सर भी जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में अब एक नए सिरे से जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है, अब क्या आगे स्थिति आप उत्पन्न होते हुए देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा चिंताजनक हालात बन जाएंगे अगर अमेरिका की ओर से इसी तरीके से नाकेबंदी को लेकर कदम आगे बढ़ाते रहे तो। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही है जी। वो क्यों दिखाई दे रही है? जब आप इसके डिटेल्स में जाओ तो आप ये पाओगे कि इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी वो यहाँ तक हो गई थी कि अमेरिकन साइड से ईरान को कहा गया कि आप अगले 20 साल तक यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे जी। ईरान ने बातचीत करने के बाद आपस में कहा कि साहब ये 20 साल की लिमिट को 5 साल कर दीजिए। यानी कि एक फ्रेमवर्क पीस नेगोशिएशंस का करीब करीब तैयार हो गया था, या यूं कहिए कि बस इंचों में ही आगे फॉरवर्ड होना था। वो टाइम के ऊपर ये टूट गया। इसका मतलब ये कि इसमें गुंजाइश है। उधर रशिया ने ये प्रस्ताव दिया है इसको ईरान को कि तुम जो अपना एनरिच्ड यूरेनियम है वो मुझे दे दो, मैं उस एनरिच्ड यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूल में बदल दूंगा। और वो न्यूक्लियर फ्यूल वो है जो तुम्हारे पीस टाइम जैसे बुशरा में है उस तरह के प्लांट्स को चलाने में काम आएगा। तो ये अमेरिका को भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, रशिया को भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा और ईरान को भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, मैं समझता हूँ। फिर अब चूंकि ईरान और अमेरिका दोनों अपनी नर्व्स पर आ चुके हैं, नर्व्स का मतलब कि करीब करीब वो थक चुके हैं। ईरान भी थक चुका है और अमेरिका भी थक चुका है। अमेरिका डिफरेंट रीजंस की वजह से, जिसमें उसका इंटरनल विरोध भी शामिल है जो ट्रंप का है। उधर ईरान थक चुका है क्योंकि जो नुकसान हुआ है इस 5 हफ्ते के युद्ध में वो अनबियरेबल है।
उसको ही कवर करना मुश्किल है। अगर दोबारा युद्ध हुआ तो क्या स्थिति होगी, तो ईरान भी थक चुका है। अब ये जो ब्लॉकेड हुआ है, इस ब्लॉकेड की वजह से ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी भारी चीज हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर तो ब्लॉकेड पहले ही लगा रखा था ईरान ने। 2 4 5 शिप निकलते थे, वो 2 4 5 शिप को ही रोका जाएगा, जो भी वहां से निकलेंगे या आने वाले होंगे। उसमें भी लड़ाई के चांस नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक प्रोसीजर निकाला है जो अमेरिका ने वेनेजुला में इस्तेमाल किया था। दैट इज नोन एज कॉन्टेस्टेड बोर्डिंग। कॉन्टेस्टेड बोर्डिंग मींस कि अगर कोई शिप कहने के बाद भी निकलने की कोशिश करता है तो इनके नेवी सील के जो कमांडोज हैं वो उसके ऊपर बोर्ड कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कि किसी किस्म का कोई हमला करेंगे। इसका मतलब ये कि अब चांसेस है कि ये मिल जाए। उधर जानकारी के मुताबिक बैक चैनल डिस्कशंस लगातार चल रहे हैं, यहाँ तक चल रहे हैं कि अगली मीटिंग कहाँ हो, क्या इस्लामाबाद में ही हो या जेनेवा में भी हो। टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद में दोबारा हो, अमेरिका कह रहा है कि जेनेवा में हो। ये सारी चीजों को अगर आप इन डॉट्स को जोड़ो तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी 9 दिन बचे हुए हैं सीज फायर के खत्म होने में, कि इस सीज फायर के दौरान एक दफा दोबारा बात हो जाए। और अगर दोबारा बात हो जाए तो उसमें यूरेनियम का इशू रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। अब सवाल रह जाएगा केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अगर कल को ये इंडिया कहने, क्या नाम, अमेरिका कहने लगे कि हम कंट्रोल करेंगे, या ईरान कहने लगे कि हम कंट्रोल करेंगे, उसमें उनका चाहे जो फैसला हो वो हिंदुस्तान को पसंद नहीं होगा। क्योंकि हम किसी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि ये जो नेचुरल वाटर पे है इसके ऊपर किसी का कंट्रोल हो, होना भी नहीं चाहिए। कोई और ऐसा नेचुरल वाटर पे नहीं है। क्या जिब्राल्टर के ऊपर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पे किसी का कंट्रोल है, या मलक्का स्टेट में किसी का कंट्रोल है, या ताइवान स्टेट में किसी का कंट्रोल है? ये नेचुरल वाटर वे है, तो इसमें कंट्रोल एक्सेप्टेबल नहीं। और इंडिया को, चूंकि इंडिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, बाकी और कंट्रीज शायद इतना अफेक्टेड नहीं है जितना इंडिया है। इसलिए क्योंकि इंडिया का 30% ऑयल ही नहीं है जी, उसके फर्टिलाइजर भी हैं, उसका हीलियम भी है, बहुत चीजें हैं। तो इंडिया, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को इंडियन नेवी को भेजना चाहिए, और वहां पे भेजना चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ये ब्लॉकेड खत्म हो जाने के बाद खोलने के लिए। क्योंकि आईआरजीसी के खिलाफ एक्शन लेना, ईरान के खिलाफ एक्शन लेना नहीं माना जाना चाहिए। आईआरजीसी में ईरान का है जी, मुझे बताइए। वो तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड नहीं है। तो वो एक आतंकी संगठन है। अब आतंकी संगठन सब जगह होते हैं। क्या हम जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान कह सकते हैं? क्या हम लश्कर तैयबा को पाकिस्तान कह सकते हैं? यानी कि एक आतंकी संगठन है आईआरजीसी। अब वो आईआरजीसी का आईआरजीसी यही चला जा रहा है। भाई अगर ये आईआरजीसी टोटल ईरान होता तो इसमें कहीं ना कहीं तो ईरान वर्ड होता। ये तो एक आदमी की सुरक्षा के लिए या दूसरे देशों में आतंक फैलाने के लिए बनाया गया था। तो इसलिए आईआरजीसी के खिलाफ अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो इसे ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं माना जाना चाहिए, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हर कीमत पे खुला रखना चाहिए। और इसमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड भी है, और हम ही वो है जो पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं। अब हमें अपने लिए भी और पूरी दुनिया के लिए अभी ईरान का बयान ये सर सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि अब उस रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि भारत के जो जहाज हैं वो सुरक्षित तरीके से वहां से निकल पाएं। तो जो ये बयान भारत के लिए ईरान का सामने आया है, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? अरे कमाल की बात है। हम विश्व गुरु की बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। जब कोरोना हुआ था तो हमने दूसरे देशों को, कुछ को तो बगैर मांगे हमने वैक्सीन दी थी। यही कारण था कि पापा नागुआ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए थे। यानी कि हम क्या केवल इसलिए कि ईरान ने हमको कंसेशन दे दिया, हमारे जहाज आएंगे और हम उसमें संतुष्ट होकर बैठ जाएं? और हमारी ये सही कह रहे हैं सर कि अब सिर्फ देखिए, अगर विश्व गुरु का दर्जा मिला है
तो ये बाकी देशों के हित में आखिर कैसे कदम आगे बढ़ाया जाए, इसमें भी जो सहभागिता है भारत की वो होनी चाहिए। ठीक है सर, आप बने रहिए। लेकिन निपुण सर, क्योंकि ओपेक की तरफ से देखिए ये सीधे तौर पर बताया गया कि कितना खामियाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पहुंच रहा है, खास करके शेयर बाजार में गिरावट, तेल के दामों में जो लगातार इजाफा हो रहा है। और अगर, क्योंकि देखिए ये तो मुमकिन अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कितनी जल्दी हालात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामान्य हो जाए, अगर ये हालात इसी तरीके से बने रहते हैं तो किस कदर और किन किन देशों को सबसे ज्यादा असर होने वाला है? देखिए, मैं पहले तो बात कहूं, हालांकि हमारे त्यागी सर ने सब बता ही दिया है और बड़ा डिटेल से बता ही दिया है, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि मुझे लगता है कि भारत ने जो अपना प्लान बी तैयार किया है और उसके लिए भारत सरकार एक्टिव भी हो गई है। मैं कल ही देख रहा था कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी उसके लिए एकदम एक्टिव होकर काम करना शुरू कर दिए हैं। और केवल एक नहीं, तीन तीन स्टेप उसमें लिए गए हैं कि हम तीन तीन तरीके से जो हमारा पूरा गल्फ कंट्रीज है, चाहे वो कतर हो, सऊदी हो, उन सबके साथ में हमने जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है उसको हमने एक्टिवेट कर दिया है। और तीन प्लान, एक तो हमने आईमैक को लेकर आपने सुना होगा कि आईमैक के लिए जो रूट था उसके लिए हमने क्या किया है, काम करना स्टार्ट कर दिया है कि हम आईमैक में ये करेंगे कि जो यूएई का फुजेरा जो पोर्ट है उससे रेल सड़क मार्ग के जरिए हम लोग जाएंगे कि सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए सीधे इजराइल के हाइफा पोर्ट जाएंगे और हाइफा पोर्ट से हम जाकर पूरा अपना जो भी हमारा सामान है हम वो लेकर आ सकते हैं, चाहे वो आपका कोई भी तेल की बात करें, हम सब बात करें। दूसरा, हमने कतर के साथ भी स्टार्ट कर दिया है। ये भी आपको जानकारी होगी कि जो फ्लोटिंग गैस है उसका सप्लाई जो नेटवर्क है कतर का, उसको भी हमने लेने के लिए कि एलएनजी हम ओमान के जो पोर्ट्स हैं और या यूएई के जो पोर्ट्स हैं उनको सीधे हम क्या करेंगे, डाइवर्ट करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं ताकि होमूज के दायरे से हम क्या हो जाए, बाहर आ जाए। और साथ ही एक प्लान और जिस पे भारत सरकार ने काम करना स्टार्ट कर दिया है वो ये है कि होमूज को पूरी तरह बाईपास करते हुए जो रेड सी है और रेड सी का जो योनबू पोर्ट है उससे सीधे हम पहुंचेंगे और इससे हम लोग यूनबू पोर्ट से हम लोग सीधे यूरोप भी जा सकते हैं और भारत भी लेके आ सकते हैं जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ईरान होमोज स्टेट को ब्लॉक करता है जो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, लेकिन वो साथ में ईरान ये भी कर रहा है कि दुनिया को एक वैकल्पिक रूट भी दे रहा है, केवल भारत को नहीं दुनिया के और देशों को भी। अब आप देखिए, मैंने कहा जैसे यूरोप के लिए भाई होमूज का जो सबसे इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है, होमूज का इम्पोर्टेंस यूरोप या एशिया के लिए। अब यूरोप और एशिया के लिए अगर तीन तीन नए रूट्स बनने की बात हो जाती है तो मुझे लगता है ये ईरान के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर आपके पास में ऑप्शंस बन जाते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात होगी। और दूसरा, भाई आज होमूज को पहले ईरान ने बंद किया, आज अमेरिका ने चोक कर दिया है कि अब हम भी जाने नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीन रशिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई चीन को अच्छा खासा सप्लाई होमूज से ही आता है और होमूज से होते हुए इंडियन ओशन होते हुए वो मलक्का स्टेट से होते हुए दक्षिण चीन सागर से होते हुए चीन में सामान जाता है। तो कल को अगर इस प्रकार के ब्लॉकेज होते हैं तो चीन के लिए भी दिक्कत आने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है अब ईरान के ऊपर, ये कहीं ना कहीं इसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्रेशर तो देखिए हो ही रहा है, दबाव में है ईरान, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान का जो तेवर इस वक्त देखने को मिल रहा है उसमें किसी भी हद तक अभी भी नरमी आई नहीं है। और ऐसे में टीपी त्यागी सर, ये जो इस वक्त प्रेशर को लेकर जो निपुण सर ने बताया कि देखिए प्रेशर में है ईरान, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने कहा है कि हम तो जो बाकी देशों के जहाज जो इस रास्ते से गुजरेंगे उससे टैक्स हम लेकर ही रहेंगे, अगर हम पर हमला होता है तो हम पलटवार करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर किसी भी तरीके से कार्रवाई अब अमेरिका करता है तो हम इसका पलटवार बखूबी देंगे। तो ऐसे में सवाल ये होगा, अब आगे आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि देखिए कई देशों की तरफ टिप्पणी नजर आई है, सामने आई है ईरान के इस कदम के बाद, तो क्या कोई और देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं? इसके बाद जंग जैसे हालात और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्या स्थिति अब आगे नजर आ रही है सर कई देशों के शामिल होने को लेकर? देखिए, जैसे निपुण जी ने बताया, आहिस्ता आहिस्ता अल्टरनेटिव तलाश किए जाने लगे हैं। एक तो अल्टरनेटिव ये है कि सऊदी अरबिया की एक ईस्ट वेस्ट 1200 किलोमीटर की लाइन है, जिस लाइन के पाइपलाइन जिससे करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन का ऑयल सप्लाई हो सकता है। हिंदुस्तान उससे भी ले रहा है और भी कंट्रीज उससे ले रही हैं।
उसके ऊपर भी अटैक किया गया था ईरान के द्वारा, लेकिन उसने उसको रिजॉल्व कर लिया है और वो पाइपलाइन से सप्लाई बाकायदा शुरू हो गई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की भी एक लाइन है। इजराइल भी प्लान कर रहा है कि एक नई पाइपलाइन बिछाई जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करके, बाईपास करके, जो डायरेक्ट मेडिटेरियन में जाएगी और वहां से आगे निकलेगी। और भी ऐसे कई प्रपोजल्स आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब नए नए अल्टरनेटिव प्रपोजल्स आने लगेंगे और देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ने लगेंगे, तो ईरान को महसूस ये भी होगा कि मैं कंट्रोल करके इसका करूंगा क्या? क्या ये केवल चाइना के लिए है? और अगर चाइना के लिए है तो आज वो, मैं कह रहा हूँ चाइना को तो छोड़िए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए भी डेंजरस हो गया है। उसने जल्दबाजी में जो माइंस लगाई थी, उसमें खास तौर से जो इन्फ्लुएंस माइंस थी, इन्फ्लुएंस माइंस का मतलब वो कि जो ध्वनि के सेंसर से या मैग्नेटिक सेंसर की वजह से शिप के पास आती थी, वो अपनी जगह से हिल चुकी हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं है। जिन 16 जहाजों से वो माइंस लगाई गई थी, वो 16 के 16 जहाज अमेरिका ने डुबो दिए हैं, यानी आज उनका ठीक से रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है। तो वो ड्रिफ्ट हो रही है। इसीलिए ईरान बार बार को कह रहा है कि मैं एक अल्टरनेटिव रूट निकाल रहा हूँ। वो उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसने एक दूसरा अल्टरनेटिव रूट निकाला है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डेंजरस हो चुका है और आने वाले समय में बहुत समय लगेगा, क्योंकि उन माइंस को ऐसा नहीं है कि हटाया नहीं जा सकता। अमेरिका भी अगर उनको हटाए तो सवाल ऐसा है कि जो जो माइंस दलदल में या उसमें कंक्रीट में मलबे में फंस गई हैं, उनको ढूंढना तो वैसे है जैसे रेत में सुई ढूंढ रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइन का डिटेक्शन, माइन का न्यूट्रलाइजेशन इज वेरी क्विक। दैट कैन बी डन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑल्सो। कई तरह की चीजें निकालनी है। तो कहने का मतलब ये है कि एज ऑन टुडे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज बिकम डेंजरस इवन फॉर एनी कंट्री। नेवरदीलेस इसलिए इसके अल्टरनेटिव रूट निकाले जा रहे हैं, और जो अल्टरनेटिव रूट है वो एक दिन में कुछ तो है, कुछ और तैयार करने पड़ेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, समय लगेगा। लिहाजा दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट होना जो आज दिखाई दे रहा है, आज से कहीं ज्यादा होगा। ये एक ऐसी चोट है कि जो आने वाले समय में और आगे बढ़ेगी, चाहे सब कुछ खोल भी दें तो भी आगे बढ़ेगी, बिकॉज द डैमेज हैज बीन डन। और उस डैमेज का जो स्पाइरलिंग इफेक्ट है वो बहुत आने वाले समय तक दुनिया को झेलना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, हम समझ रहे हैं कि हम इंडिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। अपनी दूरदर्शिता की वजह से किसी तरह से हम अब तक तो कंट्रोल कर पाए, जो हमने रिजर्व वगैरह रखे हुए थे, पर आने वाले समय में तो हमारे लिए क्रिटिकल होगा। और अगर क्रिटिकल होगा तो हमने इंडियन नेवी बना किस लिए रखी है? हमें अपनी इंडियन नेवी भेजनी चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। यानी कि अब भारत को भी आगे अगली रणनीति पर भी काम जो है वो करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आगे क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नजर डाल लेते इस वक्त की हेडलाइन।